अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है प्यारे बच्चों, खैरियत से हैं आप सब? गुड। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गॉसेस लॉ। आई एम गुड, आई एम ग्लैड कि आप में से मेजॉरिटी ने होमवर्क किया और मुझे भेजा। जिन कुछ लोगों ने नहीं किया है उनको दोबारा एडवाइस है कि होमवर्क साथ साथ करें, साथ साथ जो काम करेंगे वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल ज्यादा होगा। तो गॉसेस लॉ की इक्वेशन आपने पढ़ी पिछली क्लास में, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Now this equation is regarding what? This is the equation for electric flux. So this is the equation for electric flux. कैसा electric flux? Passing through a Gaussian surface. What is a Gaussian surface? A Gaussian surface is a open surface. Any surface? नहीं. Closed surface. It has to be a closed surface of what shape? Any shape. And present in an electric field. ये तीन शराइत होंगी तो that becomes a Gaussian surface। और Gaussian surface पे ये इक्वेशन या Gauss's law अप्लाई होती है। Gaussian surface का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम Gauss's law के जरिए निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और अब जरा इस इक्वेशन पर मजीद गौर कीजिए। हमने फ्लक्स की एक इक्वेशन पहले भी पढ़ी थी जो उसकी बेसिक इक्वेशन थी, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। उस इक्वेशन से हम एक स्टेप आगे जा चुके हैं। ये बेसिक इक्वेशन थी। इट वाज वैलिड ओनली फॉर वेरी स्मॉल सरफेसेस और ये बेसिक इक्वेशन थी फ्लक्स की। अब हम एक स्टेप आगे जा चुके हैं। अब कितना भी लार्ज सरफेस हो, इक्वेशन एप्लीकेबल है गॉसेस लॉ की। शर्त सिर्फ ये है कि क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, किसी भी शेप का हो कोई बात नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। तो अगर क्लोज्ड सरफेस है तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं रही। अगर क्लोज सरफेस है तो हम इस इक्वेशन से फ्लक्स निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन में तीन चीजें चाहिए थी फ्लक्स निकालने के लिए, और फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी पे और एरिया पर और थीटा पर। याद है? ई डेल्टा ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड कर रही थी तीन चीजों पर, और इस इक्वेशन के मुताबिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है सिर्फ एक चीज पर, एंड दैट इज नेट चार्ज enclosed by the surface। तो कोई भी क्लोज सरफेस हो उसका फ्लक्स मालूम हो जाएगा अगर आपको उसके अंदर मौजूद नेट चार्ज पता हो। समझ आई कहानी? और वो फ्लक्स और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्फीयर है, उसके अंदर एक चार्ज है सेंटर पर। अब आप इस स्फीयर को बड़ा कर दें, लार्ज स्फीयर कर दें, ये छोटा हटा के बड़ा कर दें, लार्ज सरफेस एरिया बना दें। तो अगर आप पुरानी इक्वेशन से पूछते तो वो तो कहती एरिया बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ना चाहिए। यस, लेकिन नई इक्वेशन अप्लाई होगी क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। हम एक स्टेप आगे जा चुके हैं। गॉसेस लॉ इज एन एडवांस स्टेज, तो वो गॉसेस लॉ अप्लाई होगा। क्लोज सरफेस है तो एरिया कम हो या ज्यादा हो या और ज्यादा हो, अगर चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आई बात समझ में? और कितना भी बड़ा कर दे, कितना भी छोटा कर दे, सरफेस एरिया पर फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा है इस इक्वेशन के मुताबिक। तो व्हेन देयर इज अ क्लोज सरफेस, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन वन फैक्टर एंड दैट इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। नेट चार्ज कितना अंदर है बस उस पर डिपेंड करेगा। आप इस सरफेस को बड़ा करें छोटा करें, इससे फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और कॉमन सेंस से भी पूछ ले,
भाई ये चार्ज है, अब इसके जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं आप बना सकते हैं, रेडियल फील्ड बनेगी ना, यस और नो। अब जो रेडियल फील्ड बनेगी तो जितने लाइंस ऑफ फोर्स छोटे स्क्वायर से गुजरेंगे उतने ही बड़े से गुजरेंगे, उतने ही दरमियाने स्क्वायर से गुजरेंगे, तो स्क्वायर का साइज कम ज्यादा करने से फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से स्फीयर के बजाय इसकी शक्ल इरेगुलर कर दें, फ्लक्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके पास एक सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज सेंटर पे था, उसे सेंटर से हटा के साइड पे कर दें, फ्लक्स चेंज होगा, यस और नो। सेंटर पे रखा था चार्ज, साइड पे कर दिया, फ्लक्स चेंज होगा, यस और नो। फ्लक्स चेंज होगा, यस और नो। सेंटर पे रखा था चार्ज, साइड पे रख दिया, नो। क्यों? इसलिए कि चार्ज उतना ही है। अगर 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, उसको इधर कर दिया तो इनक्लोज चार्ज उतना ही है। So this equation only tells you how much charge is enclosed. It does not depend upon the location of the charge. अच्छा, 10 माइक्रोकूलम के बजाय आपने एक और 10 माइक्रोकूलम का चार्ज भी लिया है, 20 कर दिया, फ्लक्स चेंज होगा, यस और नो। 10 के बजाय 20 कर दिया, यस और नो, यस, एक्सेलेंट। तो अगर नेट चार्ज चेंज हो गया, क्यू चेंज हो गया, तो फ्लक्स चेंज हो गया। सरफेस बड़ा छोटा करें फर्क नहीं पड़ेगा, सरफेस की शक्ल बदल दे फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज को अंदर घुमाते फिराते रहे, लेकिन अंदर ही घुमाएंगे, घर के लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाने घूमने के लिए, घर के अंदर घुमाते रहिए, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। एक और चार्ज ला के बिठा दे, लॉकडाउन है, बाहर से कोई भी आएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक और चार्ज को लाके बिठा दे, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरीके से 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, प्लस एक नेगेटिव चार्ज ले आए 20 माइक्रोकूलम का, फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? गुड, सोचना है, सोच रहे हैं सब लोग, सोच में पड़ गए हैं, वेरी गुड। नेट चार्ज कितना हुआ? +10 +10 कितना हुआ? 10 + 10 कितना होता है? वेरी गुड, मैथ्स अच्छा आपका। 10 + 10 20 होता है। +20 -20 कितना हुआ? 0। तो नेट चार्ज हो गया कितना? 0। तो जब नेट चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स का आंसर आएगा क्या? 0। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जब अंदर +10 +10 और -20 है तो नेट चार्ज हो गया 0 और उस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा 0 अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। लेकिन हमारी अकल क्या कहती है? क्या हम मान लें या हमें क्वेश्चन करना चाहिए? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? ये चार्ज है, क्या इसकी फील्ड नहीं होगी? क्या इसके लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगे? होंगे। क्या वो लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से नहीं गुजरेंगे? गुजरेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके भी लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, क्या वो सरफेस से नहीं गुजरेंगे? गुजरेंगे। तो सरफेस से तो फ्लक्स गुजर रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स तो गुजर रही है, फिर ये कैसे कह दिया भाई ने कि 0 हो जाएगा? तो ठीक है, लॉ है, सब कुछ है, लेकिन अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करनी है ना। खुद भी तो सोचना है कि ऐसे कैसे हो गया, फ्लक्स 0 कैसे हो गया, लाइन ऑफ फोर्स तो है, इसकी भी है, इसकी भी है, यस। तो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स है पॉजिटिव की, फर्ज कीजिए मैं आसानी के लिए इसको एक चार्ज बना देता हूं 20 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव, इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स है 20 माइक्रोकूलम की, वो अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही है, तो 100 लाइन्स ऑफ फोर्स आर गोइंग आउट फॉर एग्जाम्पल, और इसकी जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज जा रही है, तो 100 लाइन्स ऑफ फोर्स आर गोइंग आउट एंड 100 लाइन्स ऑफ फोर्स आर गोइंग इन, so what is the net number of lines of force?
ठीक है, जितनी बाहर जा रही है उतनी अंदर आ रही है, लिहाजा नेट हो गया 0। आया ख्याल शरीफ में? तो इट इज ऑलवेज टेकन एज नेट फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स आंसर आएगा फ्लक्स का 0। जितने लाइन ऑफ फोर्स एंटर हो रहे थे सरफेस से उतने ही एग्जिट हो रहे हैं, इसलिए 0 हो जाए। कहानी समझ आई? आपने गौर किया मैं बोर्ड किस तरह मिटाता हूं? एफर्ट सिखा रहा हूं आपको, एहसान नहीं बता रहा कोई, एफर्ट बता रहा हूं। एफर्ट करनी चाहिए हर इंसान को। अगर मैं खाली डस्टर से बोर्ड मिटाता हूं तो थोड़ा सा निशान रह जाता है। तो ये स्कॉच ब्राइट है जिससे हम बर्तन धोते हैं, साफ करते हैं। मैं नहीं कर रहा आजकल, लेकिन करना पड़ सकता है, कभी भी हालात का पता नहीं होता। तो बेगम ज्यादा गुस्से में आ गई तो धोने पड़ेंगे, लेकिन ये स्कॉच ब्राइट है और ये एक गीला कपड़ा है। तो सबसे पहले मैं गीले कपड़े से साफ करता हूं, फिर मैं स्कॉच ब्राइट से पोंछता हूं और फिर मैं आखिर में डस्टर से साफ करता हूं। क्योंकि अगर खाली डस्टर से साफ करूं तो धब्बे रह जाते हैं। जब धब्बे रह जाएंगे तो फिर आपको दूर से सही नजर नहीं आएगा। तो ब्राइट सब राइट कर देता है ना, तो ब्राइट राइट नहीं करता, हमें ये 3 डस्टर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो ये एफर्ट की बात बता रहा हूं कि एफर्ट करना चाहिए हमें सबको। तो जी एक और बात समझाते हैं। ये क्लोज सरफेस, इसके करीब एक चार्ज रखा हुआ है 100 माइक्रोकूलम का, बहुत करीब रखा हुआ है। अंदर नहीं है, घर से बाहर है। अम्मी ने बाहर निकाल दिया, काम नहीं कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, अम्मी ने कहा बेटा घर से बाहर निकल जा। घर से बाहर है। अब ये चार्ज घर से बाहर है, ये क्लोज सरफेस है। इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो, गॉसेस लॉ से पूछ के बताइए। गॉसेस लॉ से पूछिए कि भाई नेट चार्ज कितना बन रहा है अंदर, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। नेट चार्ज तो 0 है ना, अंदर तो चार्ज है ही नहीं। नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज 0। अब बाहर ये चार्ज रखा हुआ है, नेट चार्ज 0 है। गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स कितना हुआ, गॉसेस लॉ के मुताबिक तो बता देना, अपनी अकल से छोड़े, अपनी अकल का बाद में सोचेंगे। पहले गॉसेस लॉ तो साफ बोल रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है। गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स कितना हुआ, 0। एक्सीलेंट, फ्लक्स 0 हो गया। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक जहां पे अंदर चार्ज नहीं है, बाहर रखा हुआ है, वहां सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स 0 है। अब हम अपनी अकल से पूछते हैं, हमारी अकल क्या कहती है, फ्लक्स 0 लग रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जरा इसके लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके लाइन ऑफ फोर्स कुछ यूं बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे ना। तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज के कोई लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस से नहीं गुजरेंगे, गुजरेंगे। तो गॉसेस लॉ तो कह रही है इसका फ्लक्स 0 है। तो आज हमें गॉसेस लॉ ने कंफ्यूज कर दिया, बल्कि गॉसेस लॉ गलत साबित हो रही है, हमारी अकल नहीं मान रही, कॉमन सेंस लॉजिक नहीं मान रही। ये चार्ज है, ये करीब रखा हुआ है, इसके लाइन ऑफ फोर्स को कोई रोकेगा थोड़ी, खबरदार अंदर मत आना। लाइन ऑफ फोर्स तो गुजरेंगे। तो जब लाइन ऑफ फोर्स गुजरेंगे तो फ्लक्स तो गुजरेगा। तो गॉसेस लॉ तो कह रहा है भाई 0 है। अच्छा, इससे भी एक आगे की बात करते हैं। चले, क्या याद करेंगे आप? अभी ये टेंशन में रहिए, इसी दौरान एक और टेंशन देते हैं आपको।
ये चार्ज जो बाहर रखा हुआ है अंदर जीरो था, जिसकी वजह से गॉसेस लॉ ने का फ्लक्स जीरो होगा। हमारी अकल नहीं मान रही, हम तो कह रहे हैं फ्लक्स जाता हुआ दिख रहा है। यही चार्ज जो बाहर दरवाजे का था इसे अंदर ले लें। दरवाजा खोल दे, रो रहा है बेचारा बाहर, गर्मी बहुत है। अब वो कमरे के अंदर आ गया, घर के अंदर आ गया। अब पूछिए गॉसेस लॉ से, अब पूछिए गॉसेस लॉ से क्या फ्लक्स जीरो होगा? नो, गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स तो बहुत सारा आ जाएगा। अभी ये बाहर था तो गॉसेस लॉ ने इस फ्लक्स को माना ही नहीं, अभी ये अंदर आ गया तो गॉसेस लॉ ने इस फ्लक्स को मानना शुरू कर दिया। तो ऐसा कैसे हो गया भाई? यहां तो हमारी अकल और गॉसेस लॉ साथ साथ है, यहां साथ नहीं दे रही। सोचिए, गॉसेस लॉ भी सही है और हम भी सही हैं, लेकिन एक पॉइंट मिस हो रहा है हमसे। यहां सोचिए, जब चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर है तो चार्ज की वजह से जितने लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज सरफेस के अंदर जाएंगे उतने ही लाइंस ऑफ फोर्स बाहर भी आएंगे। तो अगर 10 लाइंस ऑफ फोर्स अंदर गए, if 10 lines of force are entering the surface, 10 lines of force are exiting the surface, so the net flux is zero. जितने लाइंस ऑफ फोर्स दाखिल होंगे, 10 दाखिल हुए, 10 बाहर निकल गए दूसरी तरफ से, नेट फ्लक्स हो गया जीरो। गॉसेस लॉ भी सही, हम भी सही। अब अगर यही चार्ज अंदर कर दिया, आप सोचिए, जब यही चार्ज अंदर कर दिया तो जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स है वो सिर्फ बाहर निकल रहे। यहां जितने एंटर हो रहे थे एक तरफ से, उतने एग्जिट भी हो रहे थे। यहां जब चार्ज अंदर चला गया तो सारे लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ बाहर निकल रहे हैं, अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो। ठीक है, तो ऑल आर गोइंग आउट, तो कोई इनको इन लाइंस ऑफ फोर्स को कैंसिल नहीं कर रहा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा। यहां इफ 10 आर एंटरिंग 10 आर एग्जिटिंग तो टोटल फ्लक्स आएगा जीरो, और यहां इफ 10 आर एग्जिटिंग या 100 आर एग्जिटिंग तो ऑल आर एग्जिटिंग, तो टोटल फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। फर्क समझ आया? तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें नेट फ्लक्स देखना है हमेशा, कितने लाइंस ऑफ फोर्स दाखिल हो रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं, और नेट क्या बचा। अगर 10 एंटर हो 10 एग्जिट हो तो नेट इज जीरो, अगर 10 एंटर हो और 5 एग्जिट हो तो नेट इज 5, अगर 10 एंटर हो 0 एग्जिट हो तो नेट इज 10। ठीक है, सो गॉसेस लॉ भी सही है, हमारी लॉजिक भी सही है, सिर्फ हमें ये देखना है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं कितने एंटर हो रहे हैं कितने एग्जिट हो रहे हैं, तो हमारी लॉजिक गॉसेस लॉ दोनों मैच कर जाएंगे। इतनी डिटेल में मैंने समझाया सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है। असल बात यह है कि गॉसेस लॉ समझ आनी चाहिए और गॉसेस लॉ अप्लाई करना आना चाहिए, कि जब आपको पता चल जाए कि भाई इनक्लोज चार्ज कितना है, बाहर जितने भी रखे हो काम के नहीं है, अंदर चार्ज कितना है, तो वो डिफाइन करेगा कि उस सरफेस से फ्लक्स कितना जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, क्विज करेंगे, आपको एक लिंक भेजते हैं गूगल का आपके व्हाट्सएप पर, उसे सॉल्व कीजिए, सबमिट कीजिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम, फिर उसे डिस्कस करेंगे। आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा लिंक, इस पे आ सकते हैं कंप्यूटर पे, अगर आप भेजिए चैट पे, जूम की चैट पे जा सकता है लिंक, कि वहीं से क्लिक करना पड़ेगा, व्हाट्सएप नहीं खोलना पड़ेगा। मतलब क्लिकेबल होगा इनके पास स्क्रीन पे, हाँ तो भेज दीजिए ताकि डायरेक्ट स्क्रीन से क्लिक कर लें। देखिए पहले स्क्रीन पे भेज रहे हैं सर, शायद स्क्रीन से डायरेक्ट क्लिक हो जाए आपके पास। तो व्हाट्सएप तो मोबाइल पे होगा, स्क्रीन मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर पे होगा व्हाट्सएप के थ्रू
चलिए, यू विल रिसीव अ लिंक आइदर इन द व्हाट्सएप और ऑन द स्क्रीन। तो जहां पे भी मिलता है आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको 5 MCQs मिलेंगे, उन 5 MCQs को सॉल्व करना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। चले जी, लास्ट मिनट। Sir, I have done. जी सर कहीं नहीं हो गया। नायला, आप बताइए क्या? सर हो गया टेस्ट, 5 out of 5 है। माशाल्लाह। हसन, हसीब, सॉरी हसीब बोलो। देखना पड़ेगा, देखा नहीं। देखना। मरियम, चलिए जी, टाइम इज अप। सर हो गया। लेट्स डिस्कस। सर हो गया, गुड, कंप्लीटेड सर। अच्छा, जिन बच्चों के जितने मार्क्स आए आप क्विकली बता दें। 5 out of 5 है तो ऐसे करना होगा, अगर 3 है तो ऐसे करना होगा, 2 नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे का बहुत गंदा मतलब होता है, बदतमीजी होती है, बुरी बात होती है, ऐसे करना है। ये अब सही है, लेकिन साइन लैंग्वेज सिखा रहा हूं मैं आपको, साइन लैंग्वेज सीखे, ठीक है? गुड, वेरी गुड। मेजॉरिटी के 5 out of 5 हैं, कुछ लोगों के 2 या 3 है, शाबाश, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो अब जरा क्विकली डिस्कस भी कर लेते हैं। एक स्फीयर की बात की गई, उसके अंदर सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, उन्होंने कहा जी अगर स्फीयर को हटा दें और उसकी जगह क्यूब ले आए तो फ्लक्स चेंज होगा या नहीं? तो नहीं होगा। स्फीयर का शेप हो, कोई भी शेप हो, क्यूब हो, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा जी अगर स्फीयर का साइज चेंज कर दें तो फ्लक्स चेंज होगा?
नहीं होगा। साइज कम कर दे, बढ़ा दे, क्लोज सरफेस है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तीसरा उन्होंने क्या कहा, बताएं। हाँ, कि अगर चार्ज को सेंटर से हटा दें, साइड पे ले आए, लेकिन हो अंदर ही, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? यस और नो? नहीं होगा। एक्सेलेंट। चौथा उन्होंने कहा कि जी अगर एक और चार्ज ले आए तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? यस और नो? यस, चेंज होगा। पांचवा उन्होंने कहा कि अगर चार्ज को स्फीयर से बाहर ले जाएं तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? यस, चेंज होगा, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं होगा तो फ्लक्स कहां से आएगा अंदर? तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये था एक क्विक आपका एमसीक्यूज। इससे आपका गॉसिस लॉ का कॉन्सेप्ट थोड़ा और चेक हो गया। एक न्यूमेरिकल करते हैं, सवाल लिखिए। सॉरी, इस पे एमसीक्यू पे किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड। मोहम्मद अली यासीन। जी यासीन। सर ये दूसरे वाले एमसीक्यूज में वॉल्यूम कम होगा तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी? गुड। देखें, लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि अगर एक स्फीयर है, उसके अंदर एक चार्ज है, तो पहले तो गॉसिस लॉ से पूछ ले कि स्फीयर के साइज का इस इक्वेशन में कोई जिक्र है, तो स्फीयर के साइज का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो जब जिक्र नहीं है स्फीयर के साइज का, तो इसका मतलब साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब आते हैं लॉजिक पर, जो आपने पूछा कि जब ये स्फीयर छोटा हो जाएगा तो क्या लाइंस ऑफ फोर्स करीब करीब नहीं आ जाएंगी? यकीनन आ जाएंगी। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। ई डेल्टा ए से सॉल्व करना चाह रहे हैं आप, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एरिया कम हो गया, बात वही हो गई, फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्लोज सरफेस जितना छोटा हो, जितना बड़ा हो, फ्लक्स चेंज नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स रिमेन द सेम, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स रिमेन द सेम, ठीक है। बड़ा स्क्वायर हो, छोटा स्क्वायर हो, लाइंस ऑफ फोर्स जितनी निकल रही है वो सबसे गुजरेंगी, लिहाजा फ्लक्स रिमेन्स सेम और रिमेन्स कांस्टेंट। यस सर। ओके, न्यूमेरिकल लिखिए जनाब। A rectangular surface of sides 5 by 2 centimeter a rectangular surface of sides 5 by 2 centimeter is placed at an angle of 60 degree is placed at an angle of 60 degree with an electric field a rectangular surface of sides 5 by 2 centimeter is placed at an angle of 60 degree with an electric field. Find the electric flux passing through the surface. Find the electric flux passing through the surface if electric intensity is 2 into 10 power 5 Newton per coulomb. If electric intensity is 2 into 10 power 5 Newton per coulomb,
ठीक है, सवाल सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जल्दी से बताइए। टेल मी द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, कौन बताएगा? जी नाइला नदीम से पूछ ले सर। और कौन है किसने रेजेंट किया? जी रिजा नोट से पूछ ले क्विकली। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सही तरीका, पहला स्टेप। सर पहला स्टेप तो ये कि हमें डेटा बनाना है, फिर नहीं। दूसरा नहीं, पहला फॉर्मूला। स्टेप नहीं है बेटा। कौन बताएगा पहला स्टेप? सादिया खुर्रम, रिजा, जी सर सबको अनम्यूट कर दे। सर पहले न्यूमेरिकल पढ़ना है। बोलना होगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा फिर वापस म्यूट कर लेगा। जी पहले न्यूमेरिकल पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना, जर्तिशा बोल रही है, शायद कौन बोल रहा है? जी बोलिए दोबारा। क्वेश्चन थॉरली पढ़ना। जी excellent. The first step is to read the numerical. The second step is to read the numerical again. दो स्टेप्स हैं, न्यूमेरिकल हमेशा 2 दफा पढ़ना है। Then the third step is make a diagram, चाहे वो फ्लो डायग्राम हो, चाहे वो फिगर हो, जो भी सवाल दिया गया है उसकी एक डायग्राम, उसकी एक शक्ल दिमाग में, और वही शक्ल पेपर पे बनाए कि क्या पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। उन्होंने कहा सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस, तो एक सरफेस बनाए। उन्होंने कहा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रफली बनाए। ऑलवेज ड्रॉ व्हाटएवर यू आर रीडिंग। तो न्यूमेरिकल के पहले 3 स्टेप डेटा बनाने से पहले, read the numerical number 1, number 2 read the numerical again, number 3 draw a flow diagram, draw a representative diagram of your numerical, then make data, then see what is asked, then use formula, then solve the question. ठीक है, तो always follow the steps to read the numerical twice, then make a diagram, then start solving it. अरीबा गुलजार कुछ कह रही है? सर वो जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो 5/2 है या 5/2 है? सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर सरफेस जब कहते हैं 5/2 या 5/2, दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब ये है कि उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड्स बताई हुई हैं। और आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको वो चाहिए, क्या चाहिए इसका? एरिया चाहिए। एक्सीलेंट। और एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, 5 और 2। ठीक है, अब इससे पहले एरिया निकलेगा। तो एरिया मालूम कीजिए। ये थीटा गिवन है और ये वो गिवन है, क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एरिया 5/2 क्या? यूनिट बता दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 10 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर स्क्वायर में।
क्या आपको मालूम है कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर डिवाइड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100। शाबाश। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एक दफा नहीं है, 2 दफा सेंटीमीटर है। तो ये है सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 10 cm इंटू cm। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 दफा 100 से, 100 इंटू 100, तब ये मीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2 दफा 100 से डिवाइड करेंगे। 1 cm इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm, 1 cm इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 1 cm into 1 cm is 1/100 into 1/100 मीटर। तो 10 cm स्क्वायर इज 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 दफा 100 से डिवाइड करेंगे। ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो मैट्रिक वाली बातें हैं। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर नहीं आए हम लोग। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। आपको ई पता है, आपको एरिया पता है, आपको एक एंगल दिया हुआ है। चले क्या याद करेंगे, आपको थीटा की वैल्यूज भी बता देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा। कॉस 30 डिग्री पता है कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है 0.866। ठीक है, कॉस 60 डिग्री होता है 0.5 या हाफ भी लिख सकते हैं इसको। तो अब आपकी मर्जी है कौन सा कॉस थीटा लेना है, या आपको सोचना होगा। दैट इज द ओनली थिंग इन दिस क्वेश्चन। असल सवाल यही है कि ये देखना है कि एंगल है कितना। जो सॉल्व कर लें दे कैन रेज देयर हैंड्स डिजिटली। सर 173.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं, आंसर नहीं चाहिए मुझे। मुझे थीटा की वैल्यू बताए, क्या लिया आपने? 30 जी, cos 30 लिया, क्योंकि जब रेक्टेंगुलर में मतलब एंगल जब करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा ना उसमें। कॉस थीटा कितना लिया है? 30 डिग्री।
cos थीटा की वैल्यू क्या ली है? cos 30 है तो 0.866 है। सर 30 डिग्री इस वजह से लेंगे क्योंकि वो सरफेस के साथ 30 डिग्री बना है। 30 डिग्री क्यों लेंगे? उन्होंने तो 60 डिग्री बोला है साफ साफ। मैंने तो वैल्यूज ऐसी दो दे दी थी, आपने 30 डिग्री यूज कर लिया। पर सर आपने मेंशन किया था रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो जब रेक्टेंगुलर सरफेस में हम एंगल के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे तो हाफ हो जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो हाफ नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये क्या कर रही हैं आप? रेक्टेंगल को ट्रायंगल क्यों बना रही हैं? रेक्टेंगल या रेक्टेंगल ही रहेगा, उसको ट्रायंगल नहीं बनाए। ये चीजें कर रही हैं। ये रेक्टेंगुलर सरफेस है तो वो रेक्टेंगल ही रहेगा, ये ट्रायंगल ही हो जाएगा। रेक्टेंगुलर सरफेस 5/2 इसका एरिया है। इस पे लाइन ऑफ फोर्स 60 डिग्री पे पड़ रही है। सर क्योंकि वो 60 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है ना, तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सरफेस बना रहा है 60 डिग्री, तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। सर आपने बोला था एरिया हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला था? कि एरिया हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मैंने बोला था, आपने मान लिया। सही बात क्या है वो बताएं ना। ये सरफेस के साथ 30 डिग्री बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60। सरफेस के साथ 30 डिग्री बन रहा है, किसका एंगल? रेक्टेंगुलर सरफेस। पता सबको है लेकिन बोल कोई भी नहीं पा रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी है। डरे नहीं, हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा। मैं वैसे भी इतनी दूर कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ से क्लास में होते तो फिर भी सोच सकते थे, यहाँ से तो कुछ कर ही नहीं सकता। डरे नहीं, हिम्मत करके बोले, चैलेंज करेंगे। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आप कह रहे हैं 60 डिग्री ले लें, हम क्यों ले लें 60 डिग्री? हमें अच्छा नहीं लगता, हमें 30 डिग्री अच्छा लगता है। ये नहीं बोलना है ना, कॉमन सेंस लॉजिक की बात करते हैं। ओके, टाइम कम है, देखें एंगल 60 डिग्री दिया तो है उन्होंने, लेकिन कौन सा दिया? उन्होंने कहा एक सरफेस है, आपकी मर्जी सरफेस जैसे चाहे बनाई। मैंने यूं बना लिया, आप चाहते तो यूं भी बना सकते थे, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। तो ये सरफेस बना लिया, इस पे लाइन ऑफ फोर्स पड़ रही है 60 डिग्री पे। इनका सरफेस के साथ एंगल है 60 डिग्री। फ्लक्स की इक्वेशन में जो थीटा है वो कौन सा है? वो लाइन ऑफ फोर्स का एंगल सरफेस के साथ नहीं है बल्कि एरिया के साथ। तो एरिया कहां होता है? एरिया हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होता है ना? एरिया हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। एग्री? हाँ, गर्दन हिलानी। गलत बोलेगा वो पढ़ते बंद हो जाते हैं। भाई एरिया लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होता, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये सरफेस है तो ये एरिया है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल उन्होंने बताया हुआ है, लाइन ऑफ फोर्स का एंगल 60 डिग्री है, और ये एरिया है जो सरफेस के वो है परपेंडिकुलर। लिहाजा ये तीसरा एंगल कितना होगा जो एरिया और लाइन ऑफ फोर्स के बीच में बनेगा? तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। अगर ये 20 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा। आया ख्याल शरीफ में? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से एक एंगल 90 है, तो बाकी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो अगर
लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के साथ 60 डिग्री पे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के साथ 30 डिग्री पे होंगी। अगर लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के साथ 45 पे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के साथ 45 पे होंगी। अगर लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के साथ 10 डिग्री पे हैं तो एरिया के साथ 80 डिग्री पे होंगी। 80। तो आपको सरफेस के साथ एंगल दिया है 60 डिग्री, तो व्हाट इज द एंगल विद द एरिया? तो एरिया के साथ लाइंस ऑफ फोर्स का एंगल होगा 30 डिग्री एंड cos 30 की वैल्यू है 0.866। तो यहाँ cos 30 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 पावर 2 × 0.866। अब इसका जो भी आंसर आए वो सही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। और यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है। आपका जो ट्यूसडे को टेस्ट है मैंने टॉपिक्स आपको व्हाट्सएप पे लिख दिए हैं, उसमें एक चेंज है, आखिरी टॉपिक निकाल दें। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने स्टार्ट नहीं की अभी, तो जो मैंने लिस्ट आपको दी है टॉपिक्स की, बाकी सब टॉपिक वही रहेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोबारा शामिल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स, स्फीयर वाला फ्लक्स, गॉसेस लॉ, उसका प्रूफ, और आज जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं वो, और इससे पहले जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स किए थे वो, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन इज इक्वल टू KQ/R²। ये सारी चीजें आपके ट्यूसडे के टेस्ट में शामिल होंगी। मैं फिर बताऊं, टेस्ट तो एमसीक्यूज की तरह हो रहा है, लेकिन आपको तैयारी ऐसे ही करनी है जैसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की होती है। तो आपको पूरा याद करना है, समझना भी है, याद भी करना वर्ड बाय वर्ड। सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी करके नहीं आए, पूरा याद करके आए। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप साथ साथ याद नहीं करेंगे, बाद में ये पहाड़ बन जाएगा और फिर आप इस पहाड़ को सर नहीं कर सकेंगे। प्लीज आप हर टेस्ट को वैसे ही तैयार करें जैसे आपको टेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव ही होगा, ठीक है। तो टेस्ट को पूरा याद करके आना है आपने, इन तमाम टॉपिक्स को जिनका हमने जिक्र किया। अल्लाह हाफिज।